नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। हमारे खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं वलसाड लोकसभा क्षेत्र की। गुजरात की ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यहां का व्यवसाय कागज, पेपर, रसायन, कृषि और टूरिज्म पर निर्भर है। तो क्या है यहाँ के लोगों की समस्याएं और क्या है अपने सांसद से उम्मीदें और क्या है विकास की प्राथमिकताएं, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बेहद ऊर्जावान वलसाड से सांसद धवल पटेल जी। धवल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत संसद टीवी में। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे, 18वीं लोकसभा के आप सांसद हैं, पहली बार चुनकर संसद पहुंचे हैं, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके लिए? जो ये 18वीं लोकसभा है उसमें वलसाड डांग लोकसभा का मुझे नेतृत्व करने का पहली बार मौका मिला। और ख़ास बात हमारी वलसाड डांग लोकसभा की है कि वलसाड डांग लोकसभा ये पूरे भारत देश में बैरोमीटर सीट जानी जाती है। जो वलसाड डांग लोकसभा जीतता है वही केंद्र में भी सरकार बनाता है। वो आज़ादी के इतिहास से अभी तक पुरवार हुआ है। तो इस बार पूरे गुजरात की नहीं लेकिन पूरे भारत भर की नज़र वलसाड डांग लोकसभा पे थी कि कौन वलसाड डांग लोकसभा जीतेगा, उसकी केंद्र में भी सरकार बनेगी। तो जब मुझे इतनी महत्वपूर्ण सीट नरेंद्र मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने दायित्व दिया, तब हमने इसको जिम्मेवारी से पूरा कैंपेन किया और यहाँ के लोगों ने भी बहुत ही ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया। मैं पहली बार लड़ रहा था तो मुझे भी आशीर्वाद दिया। उसके बदौलत हम लोग वलसाड डांग लोकसभा सीट 2,11,000 जैसे जंगी मार्जिन से हम लोग जीत गए। और जब पहली बार लोकसभा में गया तो मैं खुद ट्राइबल कम्युनिटी से आता हूँ। वलसाड डांग लोकसभा में वाजदा तालुका है जहाँ पे एक झरी गांव में एकदम गरीब घर से मैं आता हूँ। और पहली बार वाजदा से अभी तक कोई सांसद नहीं बना था। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने ये मौका दिया और पहली बार मैं चुन के भी आ गया। तो पूरे ट्राइबल कम्युनिटी और हमारे पूरे वलसाड डांग में एक बहुत खुशी की लहर थी। सर, आपकी लोकसभा क्षेत्र के लिए विकास की क्या प्राथमिकताएं हैं? जी, वलसाड डांग लोकसभा सीट इट्स वन ऑफ द मोस्ट यूनिक लोकसभा सीट नॉट ओनली इन गुजरात बट इन इंडिया। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे वलसाड से उमरगाम तक पूरा दरियाई तट है, कि पूरा समुद्र है। यहाँ पे पोर्ट्स है और यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में फिशिंग का बिजनेस भी होता है। साथ में यहाँ पे वलसाड, सरीगाम, उमरगाम, पार्डी ऐसे बहुत बड़े इंडस्ट्रियल बेल्ट है जहाँ पे केमिकल का बहुत बड़ा बिजनेस है। साथ ही स्टेशनरी के जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं इंडिया के, वो सब उमरगाम में स्थित है। जो पैकेजिंग मसाला है वो भी यहाँ बनता है। तो इंडस्ट्री भी बहुत बड़ा है। उसके साथ गुजरात का एकमात्र हिल स्टेशन सापुतारा, वो भी वलसाड डांग लोकसभा में डांग जिला में अंदर आया है। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण, इतना बड़ा ट्राइबल बेल्ट है और रामायण से जुड़े हुए शबरी धाम और उनाई माता जैसे पवित्र तीर्थ स्थान भी है। तो पूरा एक यूनिक लोकसभा है। तो उनको ज्योग्राफी के हिसाब से उसका विकास करना हमारी प्राथमिकता है। स्थानीय मुद्दों की अगर बात करें तो यहाँ की वलसाड की जो जनता है उनकी क्या समस्याएं हैं, और जनता ने आपको जिस भरोसे से संसद पहुँचाया है तो आप कैसे उस पर खरे उतर रहे हैं? जी, वलसाड डांग की जनता में से 80% से ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटी है। तो ट्राइबल कम्युनिटी का अच्छा विकास कैसे हो सके, उनको अच्छी पढ़ाई कैसे मिल सके, चिकित्सा की सुविधा कैसे मिल सके और सबसे महत्वपूर्ण रोजगार कैसे मिल सके, उस पर हमने पूरा ध्यान केंद्रित किया। यहाँ पे इंडस्ट्री है, वो लोग जॉब देना चाहते हैं लेकिन जो हमारी कम्युनिटी है उसको वो स्किल नहीं है। तो ये जो स्किल मिसिंग है, स्किल गैप है, उसको फुलफिल करने का काम हमारी केंद्र और राज्य सरकार और खास करके मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चे और बाकी भी बच्चे, समाज के बच्चे हैं, उनको जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देके वहाँ पे जॉब प्लेसमेंट करा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम लोग ट्राइबल एरिया में विकास करना चाहते हैं लेकिन जो हमारी प्रकृति है, नेचर है, उसको ज़रा भी हार्म ना पहुँचे, उसका भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। मैं जानना चाहूंगी कि आप राष्ट्रीय आदिवासी मोर्चा के भी पदाधिकारी हैं। जी। तो हम सिर्फ वलसाड से निकलकर देश भर के आदिवासी बहुल क्षेत्र की बात करें और उन लोगों की बात करें तो एक पदाधिकारी होने के नाते आपका क्या विजन होगा, कैसे उन लोगों का कल्याण किया जा सकेगा? जी बिल्कुल, जब से जितने साल कांग्रेस ने राज किया था तब तक हमारे ट्राइबल कम्युनिटी को बस उन्होंने धोखा ही दिया था, कभी भी विकास की योजना नहीं की थी। यह हमारी अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिन्होंने 1999 में अलग से ट्राइबल मंत्रालय का गठन किया ताकि जो हमारे आदिवासी समुदाय है उनके लिए विशेष से विकास की योजना हो सके। उसके साथ एसटी कमीशन का भी अलग से गठन किया। और हमारे जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी 2001 में बने तब वन बंधु कल्याण योजना जो एकदम
गेम चेंजर स्कीम हमारे ट्राइबल के लिए गुजरात में साबित हुई, वो चालू किया और 2014 से जब प्रधानमंत्री बने तब से अनेक विकास की योजना हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के लिए लाए हैं। अलग अलग उनको एम्पावर करने के लिए, चाहे उनके रोजगार के लिए हो, उनके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हो, वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हो या एजुकेशन के लिए हो। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सिर्फ उनको सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही नहीं किया, लेकिन जो हमारा कल्चर है, जो हमारी हिस्ट्री है, उसको भी तवज्जो देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सर, भारत सरकार जनजातीय गौरव दिवस को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित करती है, आप कैसे लेते हैं इसको, और आदिवासियों के लिए कितने गर्व की बात? बहुत ही गर्व की अनुभूति होती है। उसका कारण जो हमारे, जब से हम लोग ने आज़ादी का इतिहास पढ़ा है, जितने भी हमने पुस्तक पढ़े हैं, कभी भी सभी समाज के लोगों का वहाँ पे योगदान नहीं दिखाया गया। हर एक समाज के लोगों ने जब अपने जान का बलिदान दिया, चाहे मुगलों के खिलाफ लड़ना हो या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना हो, उसके बाद ही हमको आज़ादी मिली। और उसमें हमारे जनजाति क्रांतिवीर भी अच्छा काम किया था। मुगलों के खिलाफ लड़ने की बात हो या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की बात हो, उसमें चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, तात्या मामा भील हो, रानी गोंड हो या फिर केरल के तलक्कल चंदू हो, उन सब ने अपना योगदान दिया। उसके साथ मानगढ़ ग्राम जैसी घटना जो राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर पे आए हैं, वहाँ पे एक साथ हजारों आदिवासियों को अंग्रेजों ने मार दिया था, लेकिन आज़ादी की कोई भी इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज नहीं था। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव में ये जितने भी हमारे ट्राइबल हीरोज़ हैं उनको सेलिब्रेट करने का काम किया है। पूरे देश भर में 10 ट्राइबल म्यूजियम भी बनाए हैं। इसीलिए जो हमारे अभी पूरे इंडिया में जो हमारे ट्राइबल हीरोज़ हैं उनको लोग पहचान रहे हैं। और मुझे भी खुद, मैं ट्राइबल कम्युनिटी से आता हूँ, तो मुझे 2022 में ऐसा लगा कि कभी ये बुक में पढ़ी ही नहीं, इसीलिए मैंने एक के बाद एक ऐसे 75 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स मैंने ढूंढे, रिसर्च किया और वो बुक मैंने लिखी, 75 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। और यही वलसाड डांग लोकसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने 2022 में उनाई में वो बुक का इनॉग्रेशन किया। और उसके साथ मैंने दूसरी पुस्तक भी लिखे, मोदी विद ट्राइबल्स, जिसमें मोदी जी ने मुख्यमंत्री के तौर पे और उसके बाद प्रधानमंत्री के तौर पे क्या क्या आदिवासी के लिए स्कीम्स की है, उसका डिटेल में मैंने विवरण दिया है। सर, भगवान बिरसा मुंडा भगवान का दर्जा दिया गया है, आपको क्या लगता है, आपकी नज़र में भगवान बिरसा मुंडा क्या है? भगवान बिरसा मुंडा ना सिर्फ आदिवासी कम्युनिटी के लिए लेकिन पूरे भारत के लिए प्रेरणादायक है। उनका कारण, इतनी छोटी उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ जो उन्होंने लड़ाई दी थी, वो पूरे भारत भर में और हर एक समाज और हमारे आदिवासी कम्युनिटी के लिए एक प्राउड फीलिंग है। और इतना प्रेरणा देता है कि इतने सामने इतने ताकतवर अंग्रेज थे, फिर भी वो लड़े, पूरे 7 लोगों को लड़े और उसके साथ अपने धर्म का भी कैसे उनको प्रोटेक्शन करना है, उसके लिए भी भगवान बिरसा मुंडा जी ने जो नेतृत्व किया। अभी इतने साल हो गए, उसके बाद भी पूरे भारत के आदिवासी समाज के लिए सबसे बड़े योद्धा और आइकॉन का प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा जी है। सर, स्थानीय मुद्दों की बात करें तो यहाँ जो वापी है वो एक औद्योगिक केंद्र है, और इसी तरह से रसायन, कपड़ा, कागज़, टूरिज्म, इसको लेकर के आपकी क्या योजनाएं हैं? जी बिल्कुल, वापी हमारा इंडस्ट्रियल जोन है, पावर और बिजनेस हब है हमारा वलसाड डांग लोकसभा क्षेत्र का। और ना ही सिर्फ वलसाड डांग का, लेकिन एकदम स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लेस है। सूरत और मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे लोकेटेड है। साथ में यहाँ से बुलेट ट्रेन भी जा रही है, बुलेट ट्रेन भी यही विस्तार से पास हो रही है। तो इतने सारे जब महत्वपूर्ण जगह से पास हो रही है, तो इसको और अच्छे से डेवलप करना हमारी पूरी की पूरी प्राथमिकता है वापी में। क्योंकि वापी में जो केमिकल का बिजनेस है बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन उसको और अच्छे से कैसे ग्रो हो और उसके जितने भी कंसर्न्स है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं कैसे ले जाऊं, उसका पूरा मैंने प्रायोरिटी दिया है। मैं खुद इंडिया की कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की पार्लियामेंट्री कमेटी में हूँ। वो हाई पावर्ड कमेटी है जो इंडिया में कोई भी पॉलिसी स्कीम्स बने, कोई भी प्रोडक्ट की हो, कोई भी सर्विस की हो और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की क्या पॉलिसी हो, यही कमेटी डिसाइड करती है। तो ये हमारे क्षेत्र में खास करके टेक्सटाइल और केमिकल का कैसा बिजनेस बढ़े, उसके लिए खास है। खास करके मैं बात करना चाह रहा हूँ टेक्सटाइल की। टेक्सटाइल के इतने प्लेयर्स नहीं है, टेक्सटाइल का अभी हब हमारा सूरत है, लेकिन अभी न्यू टेक्सटाइल पॉलिसी हमारे गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, जहाँ पे Tier 3 और Tier 2 सिटीज़ है। जैसे हमारे में कपराड़ा और धर्मपुर है, वहाँ पे 35 और 25% सब्सिडी है। तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लेयर, टेक्सटाइल प्लेयर्स अभी कपराड़ा और धर्मपुर साइड आने वाले हैं। उसके वजह से यहाँ के लोगों को रोजगारी मिलने वाली है।
सर, यहाँ पर तीथल बीच है और मोरारजी देसाई जो कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, उनकी ये जन्मस्थली भी है। तो टूरिज्म को लेकर के आपको क्या लगता है, कैसे बढ़ावा देना चाहिए? सूरत से जब वलसाड अलग हुआ उसके बाद इसका ग्रोथ हुआ, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तब से वलसाड पे खास ध्यान केंद्रित किया है। अभी सूरत ग्रोथ इंजन करके एक इनिशिएटिव सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, उसके अंतर्गत वलसाड पे विशेष प्राधान्य देके इसका डेवलपमेंट करना चाहते हैं। और मैंने लोकसभा में ये प्रपोजल रखा है पिछले 1 महीने पहले, जहाँ पे टूरिज्म सर्किट पूरी यहाँ पे बने कि कोई अगर टूरिस्ट आए तो वलसाड में तीथल बीच विजिट करे, नारगोल विजिट करे। यहाँ से हम लोग जहाँ बैठे धर्मपुर, यहाँ बहुत फेमस विल्सन हिल्स है, विल्सन हिल्स पे जाए, यहाँ पे बरूमार में अच्छा टेम्पल है, वहाँ से लेके ये वासदा में जाए जहाँ पे राम और सीता माता और लक्ष्मण जी का यहाँ पे टूरिज्म के लिए उनाई माता मंदिर है। और सबसे महत्वपूर्ण शबरी धाम, जहाँ पे भगवान श्री राम, लक्ष्मण और शबरी माता का मिलन हुआ था, वो शबरी धाम भी हमारे डांग के अंदर है। उसके साथ विल्सन हिल और सापुतारा जैसे इतने अच्छे हिल स्टेशन और वाटरफॉल है। तो टूरिज्म सर्किट बना के इसका हम लोग पूरा का पूरा डेवलपमेंट करने का सोच रहा हूँ। एक खास बात मैं बताना चाहता हूँ, बिल्लीमोरा से वघई एक ट्रेन जाती है, टॉय ट्रेन, उसका इतना महत्वपूर्ण और इतना क्रेज लोगों में है। तो मैंने अभी लोकसभा में हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को एक प्रपोजल दिया कि उसको हेरिटेज ट्रेन पे हम लोग को डिक्लेयर करना चाहिए ताकि उसको अच्छा डेवलपमेंट हो सके और टूरिज्म को बढ़ावा हो सके। सर, संसद में भूमिका की बात करें तो आपने प्रश्नकाल में, आपकी मौजूदगी भी बहुत देखी गई है सदन में, और प्रश्नकाल में आपने सभी मुद्दों पर अपनी पुरजोर तरीके से अपनी बात उठाई है। इसके साथ ही आपने जनजातीय समुदाय के लिए बहुत सारी बातें रखी, खास करके तीथल के जो बीच के ग्रामीण हैं उनकी सुरक्षा का मुद्दा उठाया। तो क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है कि सदन में और क्या कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो उठने चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, मैं युवा सांसद हूँ, लेकिन युवाओं को कितना प्रोत्साहन देते हैं, कितना विश्वास देते हैं कि मैं फर्स्ट टाइम एमपी हूँ तब भी मुझे लोकसभा विप का जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और उसके अंदर विप की जिम्मेदारी यानी इतने सारे सांसद का वहाँ पे अटेंडेंस हो, उनको क्वेश्चन पूछने का अवसर मिले और पूरा पार्लियामेंट मैनेजमेंट हो सके, वो भी दायित्व मुझे दिया है। इसलिए मेरा खुद का प्रेजेंस 100% अटेंडेंस भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मेरा 100% अभी तक का वहाँ पे अटेंडेंस है। और जब भी मुझे मौका मिले मैं हर एक बार जितने भी दिन पार्लियामेंट चले, या तो स्टार्ट क्वेश्चन या अनस्टार्ट क्वेश्चन, 370 में, 0 आवर्स में, या कोई भी डिबेट हो बिल का, उसमें मैं पार्टिसिपेट करने की ट्राई करता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि इतने विश्वास से नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और हमारे वलसाड डांग के लोगों ने मुझे विश्वास जताया, तो मुझे उनका आवाज़ ऊपर तक उठाना चाहिए। और हमारे विस्तार के, ना ही सिर्फ वलसाड डांग के, लेकिन गुजरात और भारत की जितने भी समस्या है उसका उठाना चाहिए। गोवा रिजर्वेशन बिल वो मेरे दिल के बहुत करीब वाला बिल था। उसका कारण, गोवा में अभी तक 1960 में गोवा अलग हुआ था जब वहाँ पे पोर्टुगल का राज था। 1947 में भारत का आज़ादी मिला था, लेकिन गोवा की आज़ादी 1960 में मिली थी। लेकिन जो साउथ गोवा है पूरा ट्राइबल डोमिनेटेड वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ट्राइबल्स को रिजर्वेशन नहीं मिला था। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी है, उन्होंने खास प्रयास करके ये गोवा रिजर्वेशन बिल देने का प्रॉमिस 2024 के इलेक्शन के पहले दिया था। और मैं खुद मोर्चा का प्रभारी हूँ और संगठन में गोवा का प्रभारी का भी मुझे दायित्व है। तो तब मैंने मार्च में साथ मिल के हमने ये प्रपोजल दिया था और उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने खास प्रॉमिस दिया था कि हम लोग ये बिल पास करेंगे। और इतना अच्छा मुझे मौका मिला कि लोकसभा में ये बिल प्रेजेंट करने का मौका मुझे मिला, तब पूरा इतिहास मैंने गोवा का भी बताया और भारत का मिला। तो बहुत अच्छा हमारा कम्युनिटी के लिए वहाँ पे रिजर्वेशन देने का काम हमारी मोदी सरकार कर रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी सदन चलाते हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी होती है सत्ता पक्ष और विपक्ष को पूरा मौका दिया जाए, निष्पक्ष तरीके से सार्थक चर्चा हो, कार्यवाही चले। आपका क्या अनुभव पिछले 6-7 महीनों का? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। विप की जिम्मेदारी बहुत ही इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी होती है, क्योंकि किनका 100% अटेंडेंस होना चाहिए। जब हमारा बिल वोटिंग पे है तो 100% अटेंडेंस जितने भी एमपीज़ हैं उनका होना चाहिए। साथ ही इम्पोर्टेंट बिल पे कौन बोल सके, उसका राइट कैंडिडेट कौन हो, किसका उस पर इंटरेस्ट हो, नॉलेज हो, ऐसे लोगों को तवज्जो देना पड़ता है। इसीलिए हमारे जो चीफ विप है संजय जायसवाल जी और हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी से साथ बहुत नज़दीक से काम करने का मौका मिला, बहुत ही सीखने का मौका मिला। और जो हमारे
लोकसभा के अध्यक्ष और स्पीकर ओम बिरला जी है, वो हमेशा युवाओं को बहुत प्रोत्साहन देते हैं। जब भी हम लोग कुछ वहाँ पे हमारी समस्या लेके जाते हैं, उसका तुरंत निराकरण करते हैं। और युवा फर्स्ट टाइम एमपी को सबसे ज़्यादा चांस देने का काम हमारे ओम बिरला जी करते हैं। अगर 0 ओवर में नहीं आया तब भी अगर रिक्वेस्ट करे तो ओम बिरला जी फर्स्ट टाइम एमपी को चांस देते हैं। वो बहुत ही अच्छी बात है और विश्वास बढ़ाने की बात है। सर, संसदीय क्षेत्र में युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, खासकर दिव्यांगों को लेकर आपकी आगे की क्या योजनाएं हैं? जी बिल्कुल, हमारे नरेंद्र मोदी जी का हमेशा फोकस रहा है कि हमारे लिए 4 ही वर्ग सबसे महत्वपूर्ण है: गरीब, महिला, युवा और किसान। इसमें सभी समाज, सभी धर्म, सभी लोग आ जाते हैं। इसलिए युवा में हमेशा नरेंद्र मोदी जी खास फोकस करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कहा था कि युवा में 1 लाख युवा को पॉलिटिक्स में वो लाना चाहते हैं। तब युवा जब पॉलिटिक्स में आएंगे तो देश का एकदम ट्रांसपेरेंट और क्लीन नेतृत्व हो सके, उसका ही भाग मुझे लगता है कि मेरे जैसे नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड में से आते हुए उसके बावजूद इतना डायरेक्ट मुझे एमपी का जिम्मेदारी, एमपी लड़ने का जिम्मेदारी दिया है, तो युवा पे खास फोकस दे रहे हैं। और युवा में वलसाड डांग लोकसभा क्षेत्र में हमारे युवा को अच्छी स्किल बेस्ड ट्रेनिंग मिल सके, एजुकेशन मिल सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके, उसका पूरा हम लोग फोकस कर रहे हैं। हमारे एक खास इनिशिएटिव की मैं बात करूँगा। पूरे भारत में 47 ट्राइबल रिजर्व सीट है, तो 47 ट्राइबल एमपीज को जनजाति हमारे ट्राइबल क्लस्टर डेवलपमेंट योजना चल रही है। इसमें हर एक सांसद को, ट्राइबल एमपीज को 10 गांव दत्तक लेके वहाँ के गांवों को जितनी भी केंद्र सरकार की सुविधा हो, राज्य सरकार की स्कीम्स हो, सभी इंप्लीमेंट करने का काम दे रहे। तो उसमें युवा को फोकस दे रहे। उसके साथ महिला सशक्तिकरण भी नरेंद्र मोदी जी हमेशा चाहते हैं और वही मैं भी वलसाड डांग लोकसभा में कर रहा हूँ कि हमारी महिलाओं को अच्छी सुविधा मिल सके, ना ही घर पे काम करे लेकिन वो अच्छी एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सके, घर में रह के भी एंटरप्रेन्योरशिप कर सके और बाहर जाके भी एंटरप्रेन्योरशिप कर सके, उनको नौकरी भी मिल सके। हमने वासदा में 125 जितनी गाय वहाँ पे हमने हमारी महिला जो हमारे 14 गांव में थी उनको दिया है, ताकि उनको भी एंटरप्रेन्योरशिप मिल सके और उनकी भी रोजगार की तक मिल सके। ये भी खास फोकस किया है। और जो हमारे दिव्यांग है, नरेंद्र मोदी जी हमेशा दिव्यांग के लिए चिंतित रहते हैं, तो दिव्यांग को भी जितना हम लोग फोकस दे सके हम लोग करते हैं। हमारे खास करके बात करना चाहता हूँ, जो ब्लाइंड की क्रिकेट टीम है इंडिया की, उसमें सबसे ज़्यादा प्लेयर्स हमारे वलसाड और सबसे ज़्यादा वलसाड में भी धर्मपुर जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ से वो लोग इंटरनेशनल क्रिकेट में भी खेल के आए हैं। तो उनको जितना भी सपोर्ट चाहिए मैं अपने तौर से एमपी के तौर पे दे रहा हूँ। आपका शुरुआती जीवन के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि जन्म कहाँ हुआ और कैसे, कहाँ शिक्षा दीक्षा आपकी हुई, बाकी शुरुआती कैसे सफ़र रहा आपका? जी, मेरा परिवार मूल अपने वलसाड डांग लोकसभा में 3 जिले आते हैं: वलसाड, नवसारी और डांग। तो नवसारी के वासदा से झरी गांव है, एकदम ट्राइबल, फुल ट्राइबल। वहाँ का मैं गरीब घर का, मेरे फैमिली वहाँ पे रहती थी, लेकिन वहाँ पे रोजगार की सुविधा नहीं थी, इसलिए मेरा फैमिली सब लोग नवसारी शिफ्ट हुए। नवसारी से फिर मेरे फादर ने पूरा स्ट्रगल किया। उन्हें पढ़ाई में बहुत ही इंटरेस्ट था, लेकिन गरीब घर से आने की वजह से वो खुद नहीं पढ़ पाए, लेकिन फिर उन्होंने मेहनत की और हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो एक अच्छी प्रगति हुई। और जो खुद नहीं पढ़ पाए, मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। इसके वजह से मुझे पढ़ाई में सबसे पहले इंटरेस्ट ज़्यादा था और मैंने 12th में भी अच्छे मार्क्स लाए। AIEEE में पूरे गुजरात में ट्राइबल कम्युनिटी में मुझे एकदम अग्रिम स्थान मिला और मैंने NIT सूरत से कंप्यूटर इंजीनियरिंग का अभ्यास किया है वहाँ पे। उसके बाद मैंने MBA सिम्बायोसिस पुणे से किया और वहाँ से मुझे वहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट ही मिल गया था। वहाँ पे मैंने IBM में, एक्सेंचर और कैपजेमिनी जैसे मल्टीनेशनल कंपनी में मुझे काम करने का मौका मिला। US, UK, पूरा यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, हर एक देश में काम करने का अनुभव मिला। तो मैंने बहुत नज़दीक से देखा ये सब कंपनीज अपने देश को ऊपर लाने के लिए, अपने करियर के लिए क्या क्या काम करते हैं, बहुत नज़दीक से देखने का मुझे मौका मिला। उसके साथ 2009 से मैं नरेंद्र मोदी जी से जुड़ा हुआ था। मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव था और 2012 में नरेंद्र मोदी जी ने जब स्टार्टिंग में ट्विटर पे
नॉन यूज़र जो पॉलिटिकल नहीं है उनको फॉलो करना स्टार्ट किया, तब मुझे फॉलो किया तो एकदम ही ज़्यादा पॉलिटिक्स में मुझे इंटरेस्ट आ गया था। और 2014 का इलेक्शन, 2019 का इलेक्शन, जो पूरे पीछे से डिजिटल कैंपेन रन करने का मौका मुझे मिला था, अलग अलग स्टेट इलेक्शन में भी मैंने ये मौका लिया था। और 2021 में जब मैं नौकरी कर रहा था, बहुत ही अच्छी नौकरी थी, अच्छा सैलरी पैकेज था, अच्छा लोकेशन था, लेकिन तब मुझे लगा कि मैं गरीब घर का लड़का था, लेकिन जो मोदी जी के वजह से मुझे इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिली और मैं ये स्तर पे पहुंचा, तो मेरे आदिवासी कम्युनिटी के लोग और मेरे वलसाड डांग लोकसभा के लोगों को भी यही मौका मिलना चाहिए। इसके वजह से 2021 में मैंने अपनी नौकरी, अच्छी नौकरी क्विट की और पूरा का पूरा लाइफ मैंने अपने नेशन के लिए, ट्राइबल के लिए और बीजेपी के लिए मैंने डेडिकेट किया। तब से 2021 से लेकर 2024 तक मैंने ट्राइबल मोर्चा में अलग अलग दायित्व निभाया, बीजेपी में अलग अलग दायित्व निभाया और 2024 में फिर लोकसभा का टिकट मुझे दिया और फिर आप जैसे जानते हो हिस्ट्री पूरा। सर, छात्र जीवन से ही आपको लगता था कि आज जनसेवा का जो भाव है वो कब से आपको लगा कि आपको जनसेवा से जुड़ना चाहिए? बिल्कुल, पॉलिटिक्स पे मुझे बचपन से इंटरेस्ट था। मैं एकदम छोटा सा था तब भी मुझे याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब एक वोट से ही अपनी सरकार गवा बैठे थे, तब मुझे बहुत ही दुख हुआ था। बहुत ही छोटी उम्र थी, तब से मुझे पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और सबसे ज़्यादा प्रेरणा जब मैं कॉलेज में था, तो कॉलेज पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा अग्रसर रहा। वहाँ से एकदम जो पीक हुआ और बीजेपी नरेंद्र मोदी जी से जुड़ा हुआ, ये सब नसीब में भी लिखा हुआ था कि इतने सारे कनेक्शन तुरंत ही मिल जाते हैं। तो पहले से ही मुझे लोक सेवा में इंटरेस्ट था और भगवान ने ऐसे संजोग करे और नरेंद्र मोदी जी ने भी मौका दिया कि मुझे लोक सेवा का चांस मिला है। हालांकि वैसे तो आप बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन आपकी हॉबीज़, जैसे आपको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, तो ऐसे बहुत सारी हॉबीज़ होंगी, उनके लिए आप कैसे समय निकाल लेते हैं और क्या क्या हॉबी है आपकी? क्रिकेट और स्पोर्ट्स का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। उसके साथ साथ मुझे राइटिंग का बहुत शौक है। मैंने अभी तक 200+ आर्टिकल्स, इंडिया के कोई न्यूज़पेपर नहीं हो जहाँ पे मैंने आर्टिकल नहीं लिखा हो। मैंने पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, पब्लिक पॉलिसी, साइबर पॉलिसी पे मैंने आर्टिकल्स और कॉलम्स लिखे। तो मुझे लिखना अच्छा लगता है, लेकिन एमपी बनने के बाद मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। लेकिन 2 बुक लिख दी और मैंने ठाना है कि नेक्स्ट 25 साल में 2 बुक लिख दी है और 23 बुक मुझे लिखनी है। 25 बुक मुझे अपने जीवन काल में लिखनी ही लिखनी है। और तीसरा सबसे अच्छा या बुरा शौक मुझे पता नहीं, लेकिन सोशल मीडिया का मुझे बहुत शौक है। मैं अभी तक यहाँ जहाँ आया हूँ उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। और इसलिए पॉजिटिव ये है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसको अच्छे से हाईलाइट करना, लोगों को पता चले कि ये इनिशिएटिव हम लोग कर सकते हैं। इसलिए सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ वलसाड डांग में कर रहे हैं। हमारे शायद आपको मैं एक चीज़ वाकया बताना चाहता हूँ। लोकसभा का जब कैंपेन चल रहा था, तब एकदम नॉर्मल ऑनलाइन कैंपेन, नॉर्मल मीडिया कैंपेन, नॉर्मल ग्राउंड कैंपेन चल रहा था, लेकिन लोगों को एकदम एक्साइटमेंट नहीं हो रहा था। लेकिन मैं खुद सोशल मीडिया की पृष्ठभूमि से आता हूँ, इसलिए तब मैंने मारियो गेम बनाया था, सुपर धवल करके। तो सुपर धवल गेम मैंने जो बनाया था कि धवल एमपी बन के वलसाड डांग की कौन कौन सी समस्या मारियो बन के उसको वो सुलझाएगा और अपने दुश्मनों को कैसे चित करेगा, वो एकदम ही ज़्यादा वायरल पूरे इंडिया में हो गया था। उसके बाद मैंने सुपर कॉन्ट्रा बनाया था। तो ये 2 गेम नेशनल लेवल पे एकदम चला था। तो ऐसे सोशल मीडिया में भी अपने पॉलिटिक्स में एक अच्छे एकदम इनिशिएटिव्स ला सके, कुछ यूनिक ला सके, उसका भी हम लोग प्रयास पूरा कर रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवा टीम का आप हिस्सा हैं और प्रधानमंत्री भी युवा नेतृत्व को बढ़ावा देते हैं, तो आप देश के युवाओं को, खासकर युवा नेतृत्व को और देश के उन युवाओं को क्या आप मैसेज देंगे जो राजनीति में आना चाहते हैं? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि आपको राजनीति में आना ही चाहिए। जब हम लोग क्लीन पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंट पॉलिटिक्स की बात करते हैं, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो हम लोग युवा लोग अगर सभी लोग आ सके और हमारे जो एल्डर्स हैं उनका मार्गदर्शन यूज़ कर सके, एक्सपीरियंस यूज़ कर सके, ये दोनों मिलके हम लोग देश की राजनीति बदल सकते हैं। सिर्फ बाहर से हम लोग कमेंट करेंगे तो वो नहीं चलेगा। युवा को खुद पॉलिटिक्स में आना चाहिए अगर देश का बेहतर हम लोग चाहते हैं। और जो नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि 2047 में हमारा भारत विश्व गुरु बने, उसके लिए हमें युवा को ही लीड लेना पड़ेगा। धवल पटेल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बातचीत के लिए। धन्यवाद।
तो आप सुन रहे थे वलसाड से लोकसभा सांसद धवल पटेल जी को, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से वो महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं की बात पुरजोर तरीके से सदन में उठाते हैं। अपने संसदीय क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए हर मोर्चे पर प्रतिबद्ध हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और युवा नेतृत्व के लिए प्रेरणा है। इस खास प्रस्तुति में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।